हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और अब इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करते हैं जो शुंग वंश है, सातवाहन वंश है और गुप्त साम्राज्य, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक, क्योंकि इसमें से कई बार जो गुप्त साम्राज्य है उसमें से अपना क्वेश्चन बनता है और जो कंपटीशन एग्जाम है इनमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखें। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य क्या था, उसकी जो समाज था कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में चर्चा की थी। उसमें अपन ने देखा था कि जो अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। 185 ईस्वी के अंदर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब देखो, जो पुष्यमित्र शुंग था इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता था कि उस समय राजा अपनी ताकत से और घोड़ा दौड़ाता था, मतलब जो साम्राज्य था उसके अंदर अपना घोड़ा दौड़ाता था। जहां तक घोड़ा दौड़ पाता था वहां तक के क्षेत्र में उस राजा का अधिकार हो जाता था, और अगर बीच में किसी राजा ने अपना अधिकार जमाने के लिए घोड़े को मार दिया तो वो राजा पराजित माना जाता था। और अगर जीत जाता था तो क्या होता था कि उसी घोड़े को मारकर और यज्ञ का आयोजन किया जाता था, और ये यज्ञ क्या कहलाता था? अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। तो इसने जो पुष्यमित्र शुंग था इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित था वो पतंजलि ऋषि थे। मतलब जो पतंजलि ऋषि अपन नाम सुनते हैं वो अश्वमेध यज्ञ के अंदर पुरोहित हुआ करते थे। अब देखो, पुष्यमित्र शुंग जो था उसने 151 ईसा पूर्व तक शासन किया। 151 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र थे अग्निमित्र, अग्निमित्र के बाद ज्येष्ठमित्र, उसके बाद भद्रक और भागवत, और उसके बाद आए देवभूति। मतलब ये इनका काफी कम समय रहा शासनकाल का। तो उसके बाद जो देवभूति था उसको 73 ईसा पूर्व के अंदर वासुदेव ने सिंहासन से उतार दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मतलब वासुदेव एक राजा था, उसने 73 ईसा पूर्व के अंदर जो देवभूति था अंतिम शुंग वंश का शासक, उसको उतार दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद देखो, अपना एक आया कर्ण साम्राज्य, ये अपने चैप्टर के अंदर नहीं है तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद देखो जो आया सातवाहन वंश, कब? 60 ईसा पूर्व के अंदर। मतलब जो शुंग वंश था उसके बाद आया अपना कर्ण वंश। कर्ण वंश मतलब ये 13 साल का पीरियड बच गया अपना, 73 से लेके और 60 तक। तो इसके अंदर जो कर्ण वंश है इसकी चर्चा अपने बुक के अंदर नहीं है। उसके बाद अपना आता है सातवाहन वंश, इसको अपन आंध्र वंश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र था सातवाहन वंश का वो आंध्र, मतलब जो गोदावरी और कृष्णा नदी की जो घाटियां थी उनके बीच का जो क्षेत्र था, और वो क्या कहलाता था? अपना आंध्र कहलाता था। इसलिए सातवाहन वंश को आंध्र के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, जो सातवाहन वंश था उसकी स्थापना शिमुक ने की थी। कब? 60 ईसा पूर्व में। मतलब पहला जो सातवाहन वंश का शासक था वो शिमुक था, और उसने 60 ईसा पूर्व के अंदर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। उसके बाद देखो जो सातकर्णी प्रथम आया, जो शिमुक था, शिमुक के बाद कौन आया? सातकर्णी प्रथम। इसने भी क्या किया था? एक अश्वमेध यज्ञ किया था, और जो दक्षिणी भारत था उसके कई प्रदेश इसने जीत लिए थे। उसके बाद देखो इसकी जो राजधानी थी वो गोदावरी नदी के तट पर एक जगह है प्रतिष्ठान, वो थी, और इसको वर्तमान में क्या कहते हैं? अपन पैठन के नाम से जानते हैं। इसकी मृत्यु के बाद देखो महाराष्ट्र में शक वंश, जिसको अपन पश्चिमी क्षत्रप वंश के नाम से जानते हैं, उनका अधिकार स्थापित हो गया। देखो इसके साथ साथ चलेगा जो सातवाहन वंश है उसके साथ साथ अपना कौन सा चलता है? शक वंश चलता है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। देखो क्या हुआ कि जो सातकर्णी प्रथम था इसकी मृत्यु होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? शक वंश स्थापित हो गया, जिसको अपन पश्चिमी क्षत्रप के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसके बाद इस वंश के भी कई शासक हुए, सातवाहन वंश के। तो इसका सातवाहन वंश का जो 23वां शासक था, 23वां शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसने क्या किया? वापस से अपने क्षेत्र को वापस से जीत लिया। मतलब जो ये शक थे ना, इनको पराजित कर दिया, और वापस से सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया? वापस से सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अब देखो इसके बाद आगे चलते हैं अपन। एक आया वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। तो इसने क्या किया? उज्जैन के जो शक राजा थे रुद्रदामन, रुद्रदामन फर्स्ट, तो इससे क्या किया? पुत्री का विवाह कर दिया। मतलब ये जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी था इसने उज्जैन के राजा रुद्रदामन प्रथम से
अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब देखो जो रुद्रदामन था इसने क्या किया, शकों के जो जीते हुए प्रदेश थे उनको वापस से जीत लिया। मतलब जो सातवाहन वंश ने शकों के जो प्रदेश जीते थे इनको इसने रुद्रदामन ने क्या किया, वापस से जीत लिया। मतलब वापस से किसका अधिकार हो गया, यहाँ पे शकों का अधिकार हो गया। मतलब यहाँ पे अपने पास क्या था, सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश के बाद क्या हुआ कि जो ये सातकर्णी प्रथम था इसकी मृत्यु के बाद कौन आ गए, शक आ गए। शक के बाद वापस से कौन आ गए, सातवाहन आ गए। उसके बाद वापस से ही रुद्रदामन ने क्या किया, शकों का साम्राज्य वापस से स्थापित कर लिया। उसके बाद देखो एक राजा और आया, 27वां राजा यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसने क्या किया, वापस से शकों को पराजित कर दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब देखो ये 27वां राजा था यज्ञश्री सातकर्णी, इसने क्या किया, उज्जैन में जो शकों का जो साम्राज्य था इसको स्थापित कर लिया। उसके बाद देखो ये जो यज्ञश्री आया इसने क्या किया, अपनी मुद्राओं पे जलपोत अंकित करवाया। और ये जो सातवाहन वंश के जो सभी शासक थे वो क्या थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। मतलब जो सारे के सारे शासक थे सातवाहन वंश के वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, चांदी की, तांबे की, शीशे की और कांसे की, मतलब इन चारों की इन्होंने मुद्रा चलवाई। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, पश्चिमी दक्कन जो क्षेत्र था, जो सातवाहन वंश के जो राजा थे इन्होंने क्या किया, जो पश्चिमी दक्कन का जो क्षेत्र था उनमें कई चैत्य और विहार बनवाए। और इन विहारों में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था कार्ले का चैत्य। ये क्या था, 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा था। मतलब कार्ले का जो चैत्य था वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये क्या कहलाता है, अपना वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण कहलाता है, जिसकी लंबाई कितनी थी, 40 मीटर और जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 15 मीटर। तो इस तरह से अपने ये दो वंश कंप्लीट हो चुके हैं, शुंग वंश और सातवाहन वंश। अब अपन चर्चा करते हैं गुप्त वंश के बारे में। देखो सातवाहन वंश के बाद स्थापना होती है गुप्त साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करें गुप्त साम्राज्य से पहले की, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा शुंग वंश और सातवाहन वंश, उनके बीच में सातवाहन और गुप्त के बीच में अपना जो उत्तरी भारत था उस पर 230 ईस्वी तक तो कुषाणों का शासन रहा और उसके बाद 250 ईस्वी तक मुरंडों का शासन रहा। उसके बाद देखो 275 ईस्वी में एक श्री गुप्त थे, उन्होंने क्या की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने नाम के आधार पर ही इन्होंने क्या किया, गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। अब देखो श्री गुप्त का एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त थे, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब देखो महाराज की उपाधि धारण की थी इन्होंने। उसके बाद जो एक आगे शासक आएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख था, उसके अंदर अपने आप को श्रीगुप्त परपोत्र कहा है। मतलब जो श्रीगुप्त था उसका परपोत्र मतलब पड़पोता कहा है। इसके बाद देखो सबसे पहला जो शासक आता है अपना कौन सा आता है, चंद्रगुप्त प्रथम। देखो अपन ने मौर्य साम्राज्य के अंदर भी चंद्रगुप्त के बारे में चर्चा की थी, लेकिन वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या है अपना चंद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य का है गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसने देखो 320 ईस्वी से लेकर 325 ईस्वी तक शासन किया था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। याद रखना कि घटोत्कच था, उसने कौन सी उपाधि धारण की, महाराज की। और चंद्रगुप्त प्रथम था, उसने कौन सी उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की। इसने देखो कुमार देवी से विवाह किया, जो कौन से वंश की थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, और उससे विवाह किया। उसके बाद इसने क्या किया, 319 ईस्वी के अंदर एक संवत चलाया, गुप्त संवत। तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी में। इसके बाद आता है अपना समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यही जिसने अपने आप को प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा था, श्रीगुप्त परपोत्र। उसके बाद देखो समुद्रगुप्त आता है 335 से लेकर 380 ईस्वी तक। ये देखो एक तो काफी साम्राज्यवादी शासक था, कभी नहीं हारने वाला था, और ये क्या कहलाता था, दिग्विजय और एकीकरण के नाम से जाना जाता था। दिग्विजय मतलब जिसने काफी ज्यादा विजय प्राप्त की हो, एकीकरण मतलब किसी से भी संधि वगैरह करके और अपने साम्राज्य का
विस्तार करना। इसने देखो इसकी जो उपलब्धियां है वो कहाँ मिलती है अपने को, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलती है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन है, जिनके अंदर जो समुद्रगुप्त है उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। और इसी के अंदर इलाहाबाद प्रशस्ति के अंदर ही ये मिलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो कभी भी युद्ध नहीं हारा था। इसके देखो जो जीते हुए प्रदेश थे इसको इन्होंने 5 भागों में बांट दिया था। एक तो देखो पहला तो गंगा यमुना का दोआब राज्य, मतलब गंगा यमुना दोआब के जो राज्य थे। दूसरा था अपना पूर्वी हिमालय के जो राज्य थे। तीसरा था अपना पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आटविक राज्य। और चौथा था अपना पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के राज्य। पांचवा था शक और कुषाण राज्य। मतलब इसने अपने जीते हुए प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित कर लिया था। इसके अलावा जो विंसेंट स्मिथ थे, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने इनको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। देखो भारत का नेपोलियन होने का मतलब है, एक नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक शासक था, वो काफी ज्यादा युद्ध जीते थे उसने, और उसी के अनुसार इसने भी काफी युद्ध जीते। इस वजह से विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या नाम दे दिया, भारत का नेपोलियन। और उसके बाद इसने भी क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और इसके सिक्कों पर क्या मिलता है अपने को, अश्वमेध पराक्रम मिलता है। और ये क्या था, इसकी जो साहित्य के अंदर काफी ज्यादा रुचि थी, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, कविराज। और इसने इसको जो संगीत बजाने में भी काफी ज्यादा रुचि थी, इसलिए इसको इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। मतलब इसको कविराज की भी उपाधि प्रदान थी और ये सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। उसके अलावा ये जो विष्णु धर्म का क्या था, उपासक था, मतलब विष्णु की उपासना करने वाला था। उसके बाद देखो अपना तीसरा शासक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्या है, 380 ईस्वी से लेके 412 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इसकी जो पुत्री थी ये प्रभावती गुप्ता। तो ये जो प्रभावती गुप्ता थी इसने क्या की, वाकाटक एक राजा था रुद्रसेन, उससे शादी करवा दी। और शादी करवाने का मुख्य मकसद यही था कि साम्राज्य विस्तार करना, क्योंकि अगर ये यहाँ शादी करके जाएगी तो उसके बाद इसका जो पुत्र होगा वो वहाँ का राजा बनेगा। और यही किया इसने कि जो वाकाटक राजा रुद्रसेन था, इसकी मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता ने अपने छोटे पुत्र को और गद्दी पर बैठा दिया और खुद शासक बन गई। उसके अलावा जो अपना चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने क्या किया, पश्चिमी मालवा और गुजरात का जो क्षेत्र था उसको जीत लिया और अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर ली, इसने उज्जैन स्थापित कर ली। और जो एक शक विजय थी, मतलब जो शक राजा हुए थे अपने जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो इसकी विजय के उपरांत जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। मतलब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज, और जो घटोत्कच था उसने किसकी उपाधि धारण की, महाराज की। उसके बाद देखो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके समय एक चीनी यात्री आया फाहियान, उसकी एक रचना थी फोको की। इसके अंदर जो चंद्रगुप्त का जो यात्रा वृत्तांत है या जो इसकी उपलब्धियां हैं उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। उसके बाद देखो अपना आया कुमार महेंद्र द्वितीय। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया, कुमार महेंद्र द्वितीय। इसका जो शासन काल था वो 414 से 455 ईस्वी तक रहा। और जो अपना नालंदा विश्वविद्यालय है, अपन ने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय, और यहाँ पे क्या है अपना गुप्त साम्राज्य के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय। ये तो मौर्य साम्राज्य का शिक्षा का मुख्य केंद्र था, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये गुप्त साम्राज्य का शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। और इसका संस्थापक किसको माना जाता है, कुमार महेंद्र द्वितीय को माना जाता है कि महेंद्र द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो साम्राज्य था वो सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक था। उसके बाद देखो अपना अगला शासक आता है स्कंदगुप्त। इसका शासनकाल रहा 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। इसने देखो मौर्यों के द्वारा एक झील बनवाई गई थी, सुदर्शन झील। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो गुप्तों के समय में वो थोड़ी बहुत टूट फूट गई थी, तो इस वजह से इसका जो जीर्णोद्वार मतलब दोबारा से मरम्मत करवाने का काम किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। और इसकी एक और उपलब्धि थी, जो हूण राजा थे इनको इसने पराजित किया था। इस तरह से अपने ये गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं।
हैं उसके बाद इनकी जो उपलब्धियां थी वो क्या क्या रही उनमें देखते हैं। पर देखो सबसे पहली बात तो गुप्त जो साम्राज्य था उसकी जो मुख्य राजकाज की भाषा थी वो कौन सी थी, अपनी संस्कृत भाषा थी। उसके अलावा कुछ यहाँ पे विद्वान, ज्योतिष और गणितज्ञ भी विद्यमान थे, तो उनके आधार पे उन्होंने भी कई रचनाएं की जिनके अंदर अपने को गुप्त साम्राज्य की जानकारियां मिलती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कालिदास की, तो कालिदास ने एक अपना नाटक लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम। ये संस्कृत का पहला नाटक या पहला काव्य के रूप में जाना जाता है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला काव्य या पहला नाटक कौन सा, अपना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको रचना किसने की थी, कालिदास ने। उसके अलावा एक रघुवंशम नामक एक महाकाव्य की रचना भी की थी कालिदास ने। उसके बाद देखो एक शूद्रक था, उसने मत्स्यकटिकम नामक एक नाटक की रचना की। उसके बाद जो विशाखदत्त था उसने मुद्रा राक्षस एक महाकाव्य की रचना की। उसके बाद अमर सिंह, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये सारे के सारे विद्वान गुप्त साम्राज्य के अंदर विद्यमान थे। और जो आर्यभट्ट है उन्हीं के द्वारा अपन मानते हैं कि उन्हीं के काल में गुप्त साम्राज्य के अंदर ही दशमलव पद्धति का विकास हो चुका था। उसके बाद देखो इसकी वास्तुकला के अंदर जो कुछ उदाहरण मिले, वास्तुकला का मतलब होता है कुछ भवन निर्माण से संबंधित जो कला होती है वो क्या कहलाती है, अपनी वास्तुकला कहलाती है। तो वास्तुकला के उदाहरण मिले हैं, एक तो अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, तो उनमें कुछ गुफाएं गुप्त कालीन बताते हैं कि गुप्त काल में उनका निर्माण हुआ है और जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो दिल्ली में महरौली में एक लोहा स्तंभ है, दिल्ली का महरौली का लोहा स्तंभ, जिसमें आज तक गुप्त साम्राज्य में बना था लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगा है, तो ये भी वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। उसके अलावा नालंदा में एक महात्मा बुद्ध की 80 फीट की तांबे की मूर्ति है, वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये वास्तुकला के रूप में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध था गुप्त काल। उसके बाद अपन बात करते हैं मौर्यकालीन गुप्तकालीन समाज की। तो गुप्तकालीन समाज था वो 4 वर्णों के अंदर विभाजित था, 4 वर्ण हुआ करते थे। तो सबसे पहला जो सबसे ऊपरी वर्ग था वो ब्राह्मण वर्ग, मतलब सबसे ऊंचा माना जाता था ब्राह्मण वर्ग। और ब्राह्मणों का जो काम होता था वो अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, यज्ञ करना और दान दक्षिणा लेना। मतलब इनके मुख्य काम थे, एक तो अध्ययन करना, दूसरा अध्यापन करवाना, तीसरा दान लेना और चौथा था अपना इनका यज्ञ करना। उसके बाद देखो जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय जिनका मुख्य काम था राष्ट्र की सेवा करना, मतलब ये सेना के अंदर भर्ती होते थे। सैनिकों का जो काम होता था वो क्षत्रिय वर्ग ही करता था और वो राष्ट्र की सेवा का काम करते थे। उसके बाद देखो वैश्य, वैश्य जो वर्ण था वो क्या करता था, व्यापार वाणिज्य का काम करता था, मतलब व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो भी काम होते थे वो वैश्य वर्ग करता था। उसके बाद बात करें अपन शूद्र वर्ग की, तो शूद्र वर्ग जो चौथा वर्ग था इसका काम था इन तीनों की सेवाएं करना, मतलब सबसे नीचा माना जाता था और सबकी सेवाएं करने का काम इनको दिया गया था। तो इस तरह से अपना ये समाज 4 वर्णों में विभाजित था। उसके अलावा अपन बात करें स्त्रियों की हालत की, तो स्त्रियों की हालत काफी अच्छी थी, स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। उसके अलावा जैसे मतलब कोई स्त्री का पति मर जाता था तो उसकी जो संपत्ति थी उस पर उस स्त्री का अधिकार हो जाता था। उसके अलावा यहाँ पे 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा अपन बोलते हैं स्वयंवर प्रथा, मतलब स्त्री अपनी इच्छा से अपना पति चुनती है, तो ये प्रथा भी यहाँ पे विद्यमान थी। उसके अलावा जो इनका जो वर्ण का जो आधार था, मतलब अपनी जाति का जो आधार था वो कर्म पे या गुण के आधार पे नहीं होता था, जन्म के आधार पे होता था। मतलब अगर ब्राह्मण जाति में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण ही होगा, मतलब कर्म के आधार पे या गुण के आधार पे नहीं था, उनका आधार वर्ण का आधार क्या था, जन्म था। तो इस तरह से अपने तीनों वंश कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे अपने को मोटिवेशन मिलता रहेगा और अपन इसी तरह के वीडियो और बनाते रहेंगे। धन्यवाद।